मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। कल का हमारा पाठ था, विषय था ज्ञान एक साध्य के रूप में। ज्ञान की प्रगति चल रही थी। आज उसके आगे ज्ञान एक साधन के रूप में बताऊंगा। ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो। जैसे सीखने का सिद्धांत एक ज्ञान के रूप में तब साधन बन जाता है जब सीखने के सिद्धांत का प्रयोग सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाए। जब हम कुछ भी सीखते हैं या समझते हैं तब ज्ञान का प्रयोग हम एक साधन के रूप में करते हैं। समझने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए वैध ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। इस वैध ज्ञान की सहायता से किसी प्रत्यय सिद्धांत या नियमों को समझ सकते हैं। ज्ञान का सृजन इसी उद्देश्य के लिए होता है कि इसकी सहायता से जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों, नियमों को आसानी से समझा जा सके। ज्ञान की सहायता से हम प्रकृति एवं समाज से संबंधित घटनाओं को व्यवस्थित रूप से समझा सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान समझने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, ज्ञान प्राप्त करके प्रयोग के लिए उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। इस प्रकार ज्ञान की किसी वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग किया जाए। जैसे सीखने का सिद्धांत को कक्षागत परिस्थितियों में एक शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाए। ज्ञान का सबसे उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण पहलू यही है कि ज्ञान की सहायता से समझ विकसित करने के बाद जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। जब हम ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग करके अपने कार्य को आसान एवं उपयोगी बनाते हैं तब ज्ञान एक साधन के रूप में हमारी सहायता करता है। विज्ञान के नियमों को जब हम जीवन में प्रयोग करते हैं तब ज्ञान को एक साधन के रूप में समझा जा सकता है। भाषा के ज्ञान का प्रयोग हम व्यावहारिक संचार के रूप में करते हैं। इंजीनियरिंग से संबंधित ज्ञान को व्यावहारिक रूप में मशीनों एवं घरों के निर्माण में प्रयोग करना आदि सिद्ध करता है कि ज्ञान एक साधन है। नंबर 3, ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। विश्लेषण की योग्यता यदि उद्देश्य हो तो ज्ञान एक साधन के रूप में इसमें सहायक सिद्ध होता है। ज्ञान का प्रयोग कई बार हम परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी करते हैं। ऐसा ज्ञान जो विश्लेषण करने के काम आता है एक साधन के रूप में होता है। मान लीजिए विज्ञान से संबंधित किसी तथ्य का ज्ञान छात्रों को करा दिया गया हो और छात्र इस ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की परिस्थिति के विश्लेषण में कर रहे हों तब ज्ञान एक साधन बन जाता है। जैसे हवा बहने से संबंधित कई नियम एवं सिद्धांत हैं और चक्रवात की कोई घटना हुई हो तो इस घटना के विश्लेषण में छात्र ने इस ज्ञान का प्रयोग किया हो तब ज्ञान एक साधन के रूप में जाना जाता है। 4 नंबर, ज्ञान को संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। संश्लेषण की प्रक्रिया कुछ नया सृजन करने से संबंधित है। इस प्रक्रिया में ज्ञान एक साधन के रूप में सहायता करता है। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण बता रहा हूँ। हवा को उत्पन्न करने के जो नियम या सिद्धांत हैं उसी का प्रयोग करके हवाई जहाज के उड़ने की प्रक्रिया को समझा जाए तो इस परिस्थिति में हवा से संबंधित ज्ञान साधन बन जाता है और हमारे लिए प्रश्नात्मकता को जन्म देने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करता है। 5वां नंबर है, ज्ञान को मूल्यांकन की प्रगति में प्रयोग किया जाए जिससे निष्कर्ष निकाला जा सके। मूल्यांकन का एक
शैक्षिक उद्देश्य होता है जिसमें किसी परिस्थिति के अवलोकन के उपरांत उससे संबंधित निष्कर्ष निकाला जाता है। यदि हमारे पास ज्ञान है तो हम उसका निष्कर्ष आसानी से निकालता है एवं वह भी वैध होता है। इस प्रकार ज्ञान हमारे लिए एक साधन के रूप में प्रयोग होता है। अब ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में, अब इसका अगला है ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसे हम मानसिक योग्यताओं की सहायता से अर्जित करते हैं। ज्ञान को विकसित करने में संज्ञानात्मक प्रक्रिया निम्नलिखित ढंग से अपना योगदान देती है। पहला है प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। जब हम किसी घटना या प्रक्रिया या वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं अर्थात सोच समझ कर देखते हैं तब तो निष्कर्ष या अवलोकन प्राप्त होता है, यह ज्ञान बन जाता है। दूसरा नंबर है इसका तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। ज्ञान की परिस्थिति में आने के लिए अवलोकन या निष्कर्ष को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। तीसरा नंबर है इसका परिभाषित करने के योग्य बनाना। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए इसको परिभाषित करना आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि परिभाषित करने योग्य बातों को ही ज्ञान माना जाता है। यह लास्ट है, ये इतना पॉइंट। अब इसके आगे कल बताएंगे।